नाजरीन, आज की बात व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। आज के जो वाक़यात हुए हैं ख़ास उनमें अभी तक आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है उसमें ज़्यादा गर्मी देखने में आ रही है। सियासतदानों के बयानात जो हैं वो और जल्द से जुलूस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं और उनमें शिद्दत उनके बयानात में आती जा रही, जो कि इंतखाबी जलसों का एक हिस्सा भी है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई को और आज तो खूब बरसे हैं। मुराद सईद वफाकी वज़ीर और अमीन गंडापुर, इसके अलावा कोरोना वायरस की जो 4th वेव है उसके बारे में बात और उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या भी ख़बरों में और लोगों के ज़हनों पे उसके असरात और अभी तक उस पे पेशरफ्त के मामले में लोग उसी तरह से इंटरेस्टेड हैं कि क्या इसका ड्रॉप सीन होता है। तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है उसमें एक हद तक उन्होंने अखलाकी जो हदूद क़यूद हैं वो भी पार किए हैं और ये ख़ासा भी है उनका। लेकिन ये बहुत अरसे से जब से ये सियासत को हमने देखा है बतौर तालिब इल्म के, तो वो पीपल्स पार्टी के भुट्टो दौर से लेके और अयूब खां की वो कंपेन जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ चलाई गई थी उसमें भी ये मनाज़र और झलकियाँ नज़र आती हैं जब वो एक लालटेन और उसके गले में डाली गई तिया के और फिराया गया। उसमें एक आज के जो रहनुमा हैं एक बड़ी पार्टी के, उनके वालिद गिरामी का नाम भी आता है। इसी तरह से भुट्टो साहब भी अपने मुखालफिन को जिस तरह से तज़हीक को तशनीह का निशाना बनाते थे वो भी तारीख़ का हिस्सा है। गरज़ ये कि ये कोई नई बात नहीं है वो जहाज़ों से तस्वीरें फेंकने वाला और ख़वातीन का जो हमारे मुआशरे में मकाम है उसको पेश नज़र ना रखना, ये हर पार्टी ने और उसके कुछ लोगों ने किया है। तो लेकिन ये बात है कि उनको आशीर्वाद तो हासिल रही है अपने पार्टी लीडर्स की और पार्टी लीडर्स भी बाज़ बात जज्बाती होकर इतनी बातें कर जाते हैं कि उनके फॉलोअर्स या उनके जो निचले लेवल के लीडर हैं या उनकी सेकंड जो टायर के लीडर हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं और वो भी फिर बढ़ चढ़ के अपनी हॉक्स का रोल अदा करते हैं। इनमें नाम गिनवाए जा सकते हैं लेकिन अब टाइम नहीं है, मौका माल नहीं है, किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। और उस्मान मिर्ज़ा का जो वाक़या है उसने हमारे मुआशरती जो हमारा जो सेटअप है मुआशरे का उसके तारों पोर बखेर के रख दिए हैं और ये उस वीडियो ने मंजर आम पर आने के बाद जो जो इंकशाफात उस सिलसिले में हो रहे हैं, ये पता चला है कि 15 के करीब लोग जो हैं वो 3 घंटे तक उनकी वीडियो बनाते रहे और उनके से हरकत वो करते भी रहे उनके साथ और करवाते भी रहे, जिनका यहाँ पे ज़िक्र मुनासिब नहीं है, ना ही उसके लिए अल्फाज हैं। सबको आपको इल्म है, अंदाज़ा है। तो अब वो अदालत में केस वहाँ पे जो पेशरफ्त हुई है उसमें भी उनका जो वकील है मुल्ज़म की तरफ से जो पेश हुआ है उसने यही कहा कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो ज़ाहिर है कि वो वकीलों का अपना एक प्रोफेशन है। तो
पॉजिटिव चीज़ उसमें ये है पेशरफ्त के लड़की लड़के की शादी हो गई है, और जो वहाँ की डीसी और एसपी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने इस तरह से दफ़ात लगाई हैं और वो सारे मामलात को किया है कि उनके बकौल के मुलज़म के किसी भी तरह से रिहाई के या उसकी बरीयत के इम्कानात बाकी नहीं रहे और वो सज़ा मिलेगी, उसे मिलनी भी चाहिए। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। अब आ जाते हैं फोर्थ वेव ऑफ कोरोना जो है उसके ऊपर। तो उसके बारे में ये है कि ये हुकूमत की तरफ से वार्निंग्स भी आ रही हैं, अगरचे इंडिकेटर्स में इतना ज़्यादा वो नहीं है, शिद्दत उसकी नज़र आ रही, लेकिन वो कहते हैं कि इसका यही एक डिफरेंट चीज़ है। वो डॉक्टर अफजल साहब हैं तो उनकी मैं बात सुन रहा था। ये जो डेल्टा वायरस है ये इसकी कोई कोरोना रिलेटेड कोई अलामतें नहीं है, ना टेस्ट ख़त्म होता है, ना वैसी कोई जैसी उसमें सारी वो अलामतें पाई जाती थी। तो मरीज़ नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंज़ा की वो सारी अलामात होती हैं और वो समझता है कि ये वही है, लेकिन वो चूँकि इस तरह के लोग फिर बेफिक्र हो के ना उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है ना उनमें वो चीज़ें होती हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर कर जाते हैं। और ये इंडियन वाइब्रेंट वायरस है जिसको कहते हैं कि इंडिया ने लॉबिंग करके WHO से वो उसका जो नेम है वो डेल्टा वायरस करवा दिया है। तो इसकी फैलाव बहुत ज़्यादा है। और दूसरी नाज़रीन कराम इसकी बात ये है कि ये बड़ों को और ज़्यादा उम्र के लोगों को और कमज़ोरों को पहला तो होता था ना, या फिर सांस की बीमारी जिन्हें थी, लेकिन इसका ये है कि इसकी जो यंग अडल्ट एज के लोग हैं 18 से 30 साल का नौजवान तबका, ये उसका शिकार ज़्यादा हुए हैं और होते हैं। तो इंडिया की मिसाल आपके सामने है। तो इसको डेल्टा वायरस कह दिया, अल्फ़ा वायरस कह लिया, या जो भी नाम दे लिया कि इससे वो जब किसी मुल्क का नाम आता है तो उससे नफ़रत पैदा होती है। लेकिन हमें बैकग्राउंड का पता है कि ये इंडिया में इसने बड़ी तबाही मचाई और अब बरतानिया में भी यही वायरस जो है ये तबाही मचा रहा है या उसके तबाही का बायस बन रहा है। और पाकिस्तान में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस वजह से हुकूमत जो है उसने हंगामी इक़दामात लिए हैं। और अब ये 18 साल से 30 साल के जो लोग हैं इनका टारगेट बनाया है कि 31 अगस्त तक इनको वैक्सीनेशन होनी है और करवानी हर हाल में। इवन ये कि जो इम्तिहानी सेंटर है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर, उनमें भी जो 18 ईयर्स के बच्चे हैं वो अपना कार्ड लेके जाएंगे और उनको वहाँ पे इम्तिहानी सेंटर में ये वैक्सीनेशन की जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तालिब इल्म होंगे उनको वहाँ पे उनके काउंटर बनेंगे और वो टीमें लगाएंगी। ये एक हंगामी तौर पे, क्योंकि इसकी कहते हैं कि अगर एहतियात ना की गई या इसको खामोशी से ये अपना काम करता है तो फिर इसको पूरा मुल्क भी आप बंद कर देना, एक वक्त ऐसा आता है तो आप इसकी तबाही को कम नहीं कर सकते और ना ये रोक सकते हैं। तो हम पहली जो तीनों वेव्स हैं उनको बड़ी खूबी के साथ फेस कर चुके हैं। क्रेडिट हुकूमत को जाता है, NCOC को जाता है, और जो दुनिया के महदूद 5-4 ममालिक हैं जिन्होंने अच्छी तरह से टैकल किया और मुल्क को और आवाम को तकालीफ से और बेरोज़गारी से और भूख से भी बचाया और इसको भी मैनेज किया, उनमें शुमार होता है। लेकिन इसको आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हालात काबू से बाहर हो जाएं। तो भी इसे हुकूमत कॉन्शियस है, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने इवन शहरियों के ऊपर इतनी ज़्यादा वो बंदिशें आ रही कि सर्टिफिकेट जो नादरा का इससे वैक्सीनेशन से मुतल्लिक़ है उसका होना ज़रूरी है। तफरी मकामात पे पाबंदी लग रही है और सारे जो भी रेलेवेंट आपके सहूलियात हैं सभी पे पाबंदी लग जाएगी। तो उससे पहले जो है वो ये लग जाए तो बेहतर है, लगवा लें जो लोग रह गए हैं।
तो इसको लगवाने से ये है कि कम से कम एक शील्ड या एक उसके ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़ आपका जो शिद्दत है या उसका जो आना है एक स्प्रेड, उससे महफूज रहा जा सकता है। और हम ये जो 4th वेव है इसको भी इसी तरह से मैनेज करके गुजार सकते हैं और सुरखरू हो सकते हैं, कम से कम नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किए जाते हैं स्टेप्स, SOPs, जो कि वो आइंदा चंद रोज़ में उसका अनाउंस कर देंगे, उनमें एक तो वही सारे SOPs जो पहले से हैं, वैक्सीनेशन उसमें शामिल है। और ईद जो आ रही है उस पे हो सकता है कि सोशल इंटरेक्शन पे पाबंदी लग जाए, तफरी मकामात पे लग जाए, लोगों की सोशल गैदरिंग्स पे, और ईद का त्यौहार उस तरह से ना आप मना सकें, सैर सपाटे भी ना कर सकें। तो कोई नहीं, ज़िंदगी रही तो ईदें भी आएंगी और ये मौके भी मिलेंगे। लेकिन अगर इसको हमने सीरियस ना लिया, और एक ये भी है कि नफसियाती तौर पे लोग अब इतना इसको फ़ील नहीं कर रहे, यूज़ टू हो गए, और पहले जो 3 वेव्स हैं उनमें से गुज़र गए हैं अच्छे तरीके से। तो इसके जो असरात होंगे वो बड़े हौलनाक होंगे। ये अभी से वार्निंग दी जा रही है और अभी से ये सारे इक़दामात जो लिए जा रहे हैं। तो बस यही पैगाम है इस सिलसिले में कि जो भी हुकूमत अनाउंस करे स्टेप्स, SOPs, उन पे मुकम्मल अमल दरामद करें, ताकि हम इंडिया वाली जो सूरत हाल ना पैदा हो, बरतानिया जैसी ना हो। जबकि ये वायरस वैसा ही है, और इसकी वो जो 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो ये इसकी अलामात नहीं है कि बंदा क्वारंटाइन कर ले या उसको रोक ले, वहीं पे महदूद कर ले, बंदे का पता ही नहीं चलता, जिसको है उसको खुद नहीं पता होता। और आपने एहतियात इसलिए भी करनी है कि सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी को नहीं ख़तरा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आप उसका शिकार हों और आप उसमें से निकल जाएं, लेकिन आपकी उस बेहतियाती की वजह से वो जो दूसरे आपकी वजह से इसकी लपेट में आए वो सर्वाइव ना कर सके, दूसरों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें और सेम वे दूसरों की ज़िंदगियों की हिफाजत भी हो जाएगी। तो दुआ भी है और ये तवक्को भी है कि हम इंशाअल्लाह जैसे पहले वो जो वेव्स हैं उनमें से सुरखरू होकर निकले हैं, तो इसमें से भी निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा, और जो हुकूमत हमें लाए अमल देगी उस पर अमल करना होगा। अगली नशिस्त में आपसे फिर मुखातब होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह इस मुल्क पे और सब लोगों पे अपनी ख़ास रहमत करे और अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।